हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका दीक्षा क्लासेस में। आज हम लोग जो चैप्टर करेंगे उस चैप्टर का नाम है प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अभी तक हमने पहला चैप्टर कंप्लीट किया फिजिक्स का, प्रकाश का परावर्तन। उसके 3 पार्ट हैं, ठीक है। तीनों पार्ट आपके यूट्यूब पे मैंने प्लेलिस्ट बना के डाल दिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, एक जगह जाओ एक जगह मिल जाए, ठीक है। तो हम लोग नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। तो क्लास शुरू होने से पहले एक छोटा सा बात जो हर बार आपको कहते हैं कि सबसे पहले यहाँ आए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपने परिवार को बड़ा करना है, ये सिर्फ मेरा नहीं आपका टारगेट है, ठीक है। क्योंकि मेरा टारगेट है कि आपका बोर्ड में अच्छा से अच्छा नंबर लाए, और आपका टारगेट कि सर का चैनल को कैसे हम ग्रो करवाएं, वो मैं आप पर छोड़ रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही प्यारा चैप्टर है फिजिक्स का, इसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। तो होता क्या है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्रैक्शन, मतलब एक बार नहीं बल्कि 2 बार सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। तब देखते हैं क्या होता है। लिखा हुआ है, प्रकाश की किरणों के एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर दिशा परिवर्तन की क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। मतलब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है। तो पारदर्शी क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं, ठीक है, कि लाइट जिससे पास कर जाती है, अर्थात जिससे भी किरण पास कर जाती है, वो क्या कहलाता है, वो ऐसी वस्तु कहलाती है पारदर्शी वस्तु। जैसे कि ये चश्मा के अंदर ये जो ग्लास लगा हुआ है, ये ग्लास से क्या है कि जो प्रकाश की किरणें वो आर पार हो रही हैं, अर्थात ये एक पारदर्शी, ठीक है, पारदर्शी वस्तु है। इसलिए क्या है, शीशा एक पारदर्शी वस्तु है, ठीक है। हम लोग जानते हैं पारदर्शी का तो एक पारभासी होता है, एक होता है जिसको कि ओपैक कहते हैं, इसको कि हम देख ही नहीं सकते हैं आर पार। जैसे कि दीवार उवाल हो गया, वो अपारदर्शी है, उसके आर पार देख ही नहीं सकते, ठीक है। तो यहाँ हम क्या बात कर रहे हैं, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में, दोनों पारदर्शी होगी। देखिए यहाँ पे एक फिगर बनाया है, ये प्रकाश के अपवर्तन का फिगर है। इसको समझेंगे कि होता क्या है, कैसे हुआ। देखिए 2 माध्यम होती है, एक होता है सरल, एक होता है विरल माध्यम, और एक होता है सघन माध्यम। विरल माध्यम को ही सरल माध्यम भी बोलते हैं, सरल माध्यम, और यहाँ पे सघन माध्यम, या उसको विरल माध्यम और सघन माध्यम। विरल माध्यम क्या होता है, विरल माध्यम में हमने हवा लिखा है और इसमें हमने पानी लिखा है, ठीक है। ये प्रकाश की किरण है। तो बोलिए सर ये माध्यम होता क्या है और माध्यम लिखने का ज़रूरत क्या पड़ा, ठीक है। तो पहले आपको जब हम प्रकाश का परावर्तन पढ़ा रहे थे वहाँ भी आपको हम बताए थे कि जो प्रकाश होती है उसके चलने की एक गति होती है, ठीक है। प्रकाश की गति है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, लेकिन ये चाल जो है उसकी निर्वात में है, अर्थात जीरो में, शून्य में। उसको हवा में भी आप उसको वही काउंट कीजिएगा, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। लेकिन मैंने वहीं आपको बताया था कि जैसे ही हम दूसरे की बात करेंगे, जैसे पानी, पानी में वही उसी की चाल जो है 50,000 घट जाएगी और 2.5 लाख किलोमीटर पर सेकंड हो जाएगी। तो देखिए कहाँ, तो उसका स्पीड जो हवा में था वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड था, पानी में जाने के साथ उसका स्पीड कम गया। आप समझिए, अब एग्जाम्पल ऐसे देते हैं कि आप अभी ज़मीन पर चल रहे हैं, एकदम पैदल ज़मीन पर चल रहे हैं, तो आपका स्पीड बहुत अच्छा होगा। लेकिन जैसे ही आपको चढ़ान पर चढ़ने बोल दिया जाए आपका स्पीड घट जाएगा, बालू पर बोल दिया जाए चढ़ने के लिए तो आपका स्पीड और घट जाएगा, ठीक है। तो हर किसी का जो होता है, जो जो गति होता है वो हर एक माध्यम में एक जैसा नहीं होता है। आप पैदल एक प्लेन रास्ता पे आप जितना तेज़ी चल पाइएगा, वो जैसे ही ऊंचा रास्ता आएगा वो उतना तेज़ी पे नहीं चल पाइएगा, ठीक है। ऊंचा आए या उबड़ा खबड़ा रास्ता आए, आप देखिए एकदम जैसे ही एकदम प्लेन रास्ता मिलता है, 4 व्हीलर गाड़ी साए 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 भागती है। लेकिन इसी पर हमारी सरकार विचार करती है कि अरे भाई गाड़ी इतना तेज चलती है, इसको रोका कैसे जाए, तो रोडवा तोड़ टुटल बनाती है, रोडवा बनेबे नहीं करती है, कि जब रोड बनाएगी नहीं तो गाड़ी ऐसे ठुकुर ठुकुर चलेगा, समझे ना। अगर प्लेन रहता तो गाड़ी भागता ना सट सट, इसी के लिए क्या करता है, रोडे नहीं बनाता है ताकि गाड़ी तेज नहीं चले, समझे ना। अब जैसे बरसात का टाइम है, रोड बनेगा तो सब तेज़ी चलेगा, तो तेज़ी चलेगा तो छींटा पड़ेगा एक दूसरे को। तो मेरे घर के सामने कोड़ दिया, क्यों कोड़ा, क्योंकि अगर तेजी तो गाड़ी तेजी नहीं चलेगा तो धीरे धीरे सब चलेगा, तो किसी पे छींटा नहीं पड़ेगा पानी का। इतना सोचती है सरकार, समझे ना। इसी के लिए तो सबका स्पीड जो होता है, सबका गति जो होता है हर एक चीज़ में एक जैसा नहीं होता है।
उसी तरह इसकी स्पीड जो देखे या फिर जो लाइट है, जो किरण है, वो किस माध्यम से आ रही है, विरल माध्यम से देखो जा रही है। ये पानी लिखे हैं, तो पानी को तुम शीशा भी कर सकते हो, क्योंकि दो माध्यम से, एक माध्यम से निकलने का भी बना दिया ताकि एक ही बार दिखा देते हैं। तो ये माध्यम आती है, आने के बाद क्या होता है, ये अभिलंब है, ठीक है। जैसे ही विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, ये क्या करती है, अपने अभिलंब की तरफ झुक जाती है। देखो, इसको निकलना था सीधा इस तरह से, ठीक है, लेकिन ये इस तरह से नहीं जाके ये क्या अभिलंब की तरफ झुक गई, अभिलंब की तरफ झुकी। यही है मतलब इसका जो एंगल था, वो एंगल जो है एंगल परिवर्तन हुआ, उसका कोण परिवर्तन हो गया, ठीक है। मतलब जिस कोण से यहाँ से आ रही थी वो कोण में परिवर्तन हो गया। यहाँ पे हम लोग क्या देंगे कि ये साइन आई है, ठीक है, मतलब ये जो है कोण आई है और ये कोण आ रहा है आमने सामने। यहाँ आपको ये नहीं बता रहे हैं कि ये और ये कोण बराबर होगा और ये कोण आपस में बराबर होगा इसमें, ठीक है, क्योंकि ये क्या करती है, अपनी दिशा में परिवर्तन करती है और क्या अभिलंब की तरफ झुक जाती है। और फिर जैसे ही इस सघन माध्यम से वापस में विरल माध्यम में निकलती है, तो ये अपने जो नॉर्मल है, जो अभिलंब से दूर हटती है। देखो, इसमें अभिलंब से सट रही थी, इसमें अभिलंब से दूर हट रही है। तो एक में क्या होगा, विलंब से सटेगी, पहली बार क्या है, अब क्योंकि ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, तो ये क्या करेगा, ये अभिलंब से दूर हटेगा, ठीक है। अब बोलिए सर दूर क्यों हट रहा है, क्योंकि पहले विरल माध्यम में है, अब विरल माध्यम से सॉरी पहले सघन माध्यम में है, सघन माध्यम से अब ये विरल माध्यम में आ रहा है, तो इसलिए क्या है, ये दूर हटेगा, ठीक है। ये होता है, इसी को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। इसके भी कुछ नियम होते हैं कि जिस तरह हम लोग पढ़े थे प्रकाश के परावर्तन के नियम, उस तरह क्या होगा, प्रकाश के अपवर्तन के भी कुछ नियम होंगे, उन नियम को समझेंगे। यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे कि हर एक पॉइंट किस किस पॉइंट को क्या कहा जाता है, ठीक है, और इसके क्या नियम है। यहीं हम लोग स्नेल के नियम पढ़ेंगे, ठीक है, यहीं हम लोग पढ़ेंगे कैसे साइन आई बराबर साइन आर होता है। ये क्या है, ये इसको स्नेल का नियम कहते हैं, इस नियम को भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए पहले आप इसको नोट कीजिए और ऊपर बहुत अच्छा हेडिंग देके बनाइएगा, ठीक है। आपके बोर्ड्स में इससे क्वेश्चन बनता है, ऐसा नहीं बनता, धड़ल्ले से बनता है, तो इसलिए इसको लिखे। चलिए देखिए, अभी जो फिगर हम बनाए, उस फिगर में कुछ कुछ बात जो अभी आपको बता रहे थे, उसी बात पर एक छोटा छोटा पॉइंट लिख दिए हैं, क्योंकि वो आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, ठीक है। कोई शौक नहीं है मेरे को भी इतना लंबा बोर्ड पे लिखना, लेकिन लिखना पड़ता है भाई, थोड़ा नोट्स बनाओगे पढ़ोगे तुम्हारा ही भला होगा, तुम भी सारा सर के लिए भला कर दोगे, इसका मतलब लाइक होता है करके। चलिए, लिखा हुआ है अविलंब, किसी सतह पर बिंदु पर खींचे गए लंब को उस बिंदु का विलंब कहते हैं। ये मैंने आपको किस में बताया था, प्रकाश के परावर्तन में भी बताया था, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बिंदु का विलंब बोलते हैं। अब क्या है, अभिलंब तक तो दिक्कत नहीं है, आगे देखते हैं। आपतित किरण क्या होता है, दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण क्या कहलाती है, आपतित किरण। यहाँ पे तरीका बदल जा रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ दो माध्यम है, एक माध्यम सघन ऊपर वाला विरल माध्यम और नीचे वाला सघन माध्यम। नीचे क्या है, कांच है और ऊपर हवा है, हवा है नीचे कांच है, कांच 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 है, ठीक है। तो माध्यम अलग अलग है, यहाँ पे तरीका बदल जाएगा, यहाँ पे झुक जाएगी विलंब की तरफ। दूसरा है आपतन बिंदु क्या होता है, जिस बिंदु पर आपतित किरण, देखो ये बिंदु जो है ना बिंदा वाला, ये आपतन बिंदु, किरण ये वाला पॉइंट को दिए हुए माध्यमों को अलग अलग सतह पर टकराती है, मतलब ये जो है ना वो बीच वाला पॉइंट, इसको अलग करती है, इसको अलग करती है, उस बिंदु पर टकराती है, तो ये क्या कहलाता है, आपका आपतन बिंदु कहलाता है। दूसरा है अपवर्तित किरण, लिखा हुआ है दूसरे माध्यम में मुड़कर, देखो ये दूसरे माध्यम में मुड़ रही है ना, ये एक माध्यम में गई है दूसरे माध्यम में मुड़ रही है, मुड़कर जाती हुई प्रकाश की किरणों को अपवर्तित किरण बोलते हैं। मतलब ये इधर गई और इधर जो झुक गई उसी को क्या बोलते हैं, अपवर्तित किरण बोलते हैं। अब आपतन कोण क्या है, आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से बना कोण क्या कहलाता है, आपतन कोण कहलाता है। ये इधर गई, इसके बीच में ये जो अभिलंब खींचा गया है, तो ये जो कोण बना, इस कोण को बोलेंगे आपतन कोण। अब क्या है आपतन कोण, अपवर्तन कोण क्या होता है, अपवर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब को आपतन कोण। अब देखो इस दोनों के बीच में दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा भगवान जाने, इस दोनों के बीच में यहाँ जो आता है वो कहलाता है अपवर्तन कोण। उसके नीचे क्या है, अपवर्तन कोण तो आपको बता दिए, यहाँ पे एक पॉइंट लिखे हैं,
जो पॉइंट यहाँ पे बार बार दिख रहा है, चिक चिक के आपसे बोल रहे हैं, हम भी बोल रहे हैं, ये फिगर भी बोल रहा है, लेकिन पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। वो ये, जरा अपना मार्कर बदल ले, काला है अच्छा लगेगा। लिखा हुआ प्रकाश की किरण वायु से कांच। वायु से कांच का मतलब क्या हो गया? विरल माध्यम से सघन माध्यम। अलग 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 माध्यम है, तो विरल से सघन माध्यम में जाने पर अभिलंब की ओर मुड़ती है। ये किधर जा रहा है? ये है, फिर से बनाओ भाई जरा सा, इसको फिर से बनाओ। ये अलग करिए, नीचे वाला कांच वाला हो गया, ऊपर का ये हवा है और नीचे वाला कांच है। तो ये है ऊपर वाला, क्या है? ऊपर वाला है विरल और नीचे वाला है सघन। ठीक है, तो ये आई ना हो। तो क्या बोल रहा है कि जब वो किस माध्यम से जाती है? विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तो क्या करती है? अपने अभिलंब की तरफ झुक जाती है। इसको निकलना था, इसे झुक गई। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? तो ये जब इस माध्यम से इस माध्यम में जाती है तो क्या करती है? अपने अभिलंब की तरफ झुकती है। लेकिन जब सघन माध्यम से फिर विरल माध्यम में जाती है तो किससे? अपने अभिलंब से दूर हटती है। इसी को लिखे हैं, जब वो क्या सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अपने अभिलंब से दूर हटती है। आपसे पूछा ये जाएगा कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, ठीक है, और प्रकाश के अपवर्तन में क्या होता है? तो आपको बताना पड़ेगा प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? जब जब वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपना क्या कहते हैं? अपने कोण में परिवर्तन लाती है, सीधा नहीं निकल के अभिलंब की तरफ झुक जाती है, वो कहलाता है सघन। तो उसमें थोड़ा सा ये पॉइंट लिख दोगे, सुंदर लगेगा, अच्छा लगेगा, नंबर मिलेगा, साथ में फिगर बना दोगे, बड़ा ज़बरदस्त नंबर मिलेगा। समझते हैं कैसे। कभी बचपन में हुआ है कि बाल्टी में नहाने गए हो और कोई डंटा वंटा कुछ डाल दिए होगे, तो डालोगे तो देखोगे डंटवा टेढ़ा दिखता है। अगर कभी नहीं देखोगे तो अभी जाना ना, तो डंटवा जरा डाल के देखना, तो तुम देखोगे डंटा तो सीधा है, लेकिन जैसे ही डालोगे देखो अरे डंटा टेढ़ा दिख रहा है। तो वो क्यों हो रहा है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। दो, हवा अलग माध्यम में और नीचे पानी अलग माध्यम में है। ठीक है, तो आपको दिखेगा कि तिरछा है, लेकिन फिर निकालो देखो डंटवा तो सीधा है। दूसरा तरीका, एक कटोरा लो या फिर शीशा का गिलास लो, घर में होगा तो शीशा ग्लास लेना, उसमें वो सिक्का डाल के देखना, तो तुमको क्या लगेगा? अपने पेंदा से ऊंचा है सिक्का, समझे ना? पेंदा होगा यहाँ पर लेकिन तुमको दिखाई देगा सिक्का थोड़ा ऊंचा। ठीक है, वो क्यों होता है? क्योंकि हमारी आँख से जो किरण जाता है तो वो किरण, ठीक है, वो अभिलंब की तरफ झुक जाता है, इसलिए लगता है कि थोड़ा ऊंचा है। ठीक है, ये भी तुम चाहो तो करके देख सकते हो, इसमें कोई खतरा नहीं है। प्लीज़ ट्राई एट होम, हम नहीं बोलेंगे डू नॉट ट्राई एट होम। प्लीज़ ट्राई करो और खुद जानो। मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ। मोदी जी तो खूब मेलोडी खिला रहे हैं, लेकिन तुम भी खाओ आज, खुद जान जाओ। ठीक है, कि टेस्ट कैसा लगता है, अर्थात मतलब बनाओ और सिक्का डालो और देखो कैसा लगता है कि सर सही बता रहे हैं कि गलत बता रहे हैं। और सही बता रहे हैं तो समझदार हो तुम लोग। चलो इसको लिखो, फिर देखते हैं। अब हम बात करेंगे वैसी स्थिति का जब प्रकाश एकदम सीधा हो। ठीक है, तब क्या होता है? अगर दो माध्यम आती है तो प्रकाश में क्या होता है? क्या प्रकाश में किसी तरह का, क्या उसमें वो अपना मतलब वो एंगल, अपना कोण को बदलता है या सीधा निकलता है? हमने समतल दर्पण पर देखा था कि प्रकाश जब सीधी टकराती है तो वो उसी एंगल पर, उसी कोण पर वो वापस रिटर्न हो जाती है। हमने उत्तल और अवतल दर्पण में देखा कि जब प्रकाश की किरण जब उसके ध्रुव पर टकराती है तो वो मतलब बीच में एंगल आई और एंगल आर बीच से सीधा का सीधा रिटर्न होती है, उसको फोकस से नहीं गुजरना होता है। ठीक ना? मतलब ऐसे तो हम लोग देख रहे थे वो जब क्या परावर्तित होती थी तो वो क्या फोकस से होकर गुजरती थी, लेकिन जब ध्रुव पे जाती थी तो वो सीधा, जिस तरह वो दर्पण में, जिस तरह वो समतल दर्पण में बिहेव करती थी उसी तरह वो उत्तल या अवतल दर्पण में बिहेव करती थी। यहाँ हम देखते हैं कि जैसे ही ये विरल माध्यम है अर्थात हवा है, ये सघन माध्यम अर्थात कुछ भी, पानी मानो, कांच मानो, जो भी मानो, इसमें प्रकाश की किरण पड़ती है और सीधा निकल जाती है। तो जैसे ही अगर प्रकाश की किरण उस पर किसी भी दो माध्यम पे पड़ती है और उसके बीच अगर वो दोनों सरफेस के बीच 90 डिग्री का कोण बनाती है तो वो सीधा निकल जाएगी, उसमें किसी भी प्रकार का, ठीक है, उनके मतलब उनमें कोण किसी प्रकार का एंगल का परिवर्तन नहीं होगा। वो किसी तो, क्योंकि वो सीध है
तो वो नॉर्मल की तरफ झुकेगी क्या, वो नॉर्मल की तरह ही सीधा सीधा निकल जाती है। किसी ना इस तरफ झुकेगी ना इस तरफ जाएगी, किधर भी नहीं जाएगी, वो सीधा का सीधा हो जाए, वो निकल जाएगी। तो ये आप याद रखना, जब कोई प्रकाश की किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो बिना किसी दिशा में झुके हुए, बिना मुड़े हुए वो सीधा निकल जाती है। ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि हम लोग बात करेंगे पार्श्विक विस्थापन का। पार्श्विक विस्थापन को इंग्लिश में लैटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जैसा कि शब्द है लैटरल मतलब हल्का, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, मतलब हल्का सा परिवर्तन। तो यहाँ हिंदी में लिखा हुआ पार्श्विक विस्थापन, हल्का सा विस्थापन क्या होता है, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन बोलते हैं। मतलब जो किरण आती है और जो किरण जाती है उन दोनों के बीच जो लंबवत दूरी होती है उसको ही क्या बोलते हैं, पार्श्विक विस्थापन बोलते हैं। एक बहुत सुंदर सा फिगर आपके सामने बनाया है, जरा इस फिगर को आपको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, यहाँ दो माध्यम है, एक माध्यम है वायु, दूसरा माध्यम है कांच। ठीक है, ये दो माध्यम है, मतलब विरल माध्यम और सघन माध्यम। प्रकाश की किरण सीधा इंटर कर रही है इस पॉइंट क्यू पर। ठीक है, क्यू पे इंटर कर रही है और ये मुड़ जा रही है पॉइंट आर पे, जबकि इसको निकलना था सीधा और ये मुड़ जाती है पॉइंट आर पर। ठीक है, और ये फिर आर से मुड़ने के बाद इसको फिर इसको जाना था किधर, इसको निकलना था इस दिशा में, लेकिन ये फिर एस की तरफ मुड़ जाती है। तो ये जब हम देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो एक पैरेलल, ठीक है, एक समांतर किरण का के जैसा बिहेव कर रही है। तो इसमें इन दोनों के बीच के दूरी को, जो एकदम माइनर सा लेटरल सा जो दूरी था, उस दूरी को क्या बोलते हैं, पार्श्विक विस्थापन बोलते हैं। जिस किरण को यहाँ से निकलना था वो किरण इधर से निकली तो विस्थापन की, अर्थात अपना जो जगह था उसको बदली, इसी को क्या बोलते हैं, पार्श्विक विस्थापन बोलते हैं। ठीक है, फिर से देखिए, अगर समझ में नहीं आया तो, एक किरण आई, कहाँ टकराई, पहले ये देखिए, ये टकराई, ये कहाँ है, विरल माध्यम में है, टकराई कहाँ, कांच से। वहां से वो क्या की, उसको निकलना था, उसको तो चलना चाहिए था इस दिशा में, लेकिन चल क्या गई, मुड़ गई। मुड़ के किस दिशा में आ गई, आर के पास आ गई, और यहाँ से फिर ये बाहर निकल गई। नहीं तो यहाँ से उसको फिर ऐसे निकल जाना चाहिए था, लेकिन ऐसे नहीं होके फिर से मुड़ी, और मुड़ने के बाद ये किस दिशा में चली, मुड़ने के बाद क्या हुआ, ये पहले पहले जिस दिशा में थी उस दिशा के पैरेलल हो गई, अर्थात उस दिशा के समानांतर हो गई। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, पार्श्विक विस्थापन। इन दोनों के बीच के दूरी को पार्श्विक विस्थापन बोलते हैं। मेरे समझ से हम तो आपको समझा दिए, इसके अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट कर देना। जब आपको हम न्यूमेरिकल बताएंगे, प्रकाश का परावर्तन का न्यूमेरिकल अभी आपको नहीं बताया है, न्यूमेरिकल बताएंगे उस समय मेरी कोशिश एक बार और रहेगी कि आपको समझा दिया जाए। वैसे तो लगता है कि आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि जब हम थे ना आपके आपके क्लास में तो नहीं समझ में आता था, झूठ नहीं बोलेंगे भाई, हम भी कभी रहे थे आपके क्लास में, बहुत कुछ समझ में नहीं आता था, लगता था कि क्या कर रहे हैं सर, कैसे हो गया, कैसे क्या हो गया। जब हम लोग 11th 12th में गए तब चीज़ें समझ में आने लगी। तो होता है ऐसा, ये नहीं क्या कि सर कि मेरे माइंड में कोई दिक्कत है क्या, आपका आपका जो मस्तिष्क है वो उतना बड़ा नहीं हुआ अभी समझने के लिए, हर एक चीज़ तुरंत नहीं समझ पाता है। और आप कैच कर ले रहे हैं अच्छे चीज़ को तो आपका दिमाग बहुत तेज है, नहीं कर पा रहे हैं तो आपका दिमाग कमज़ोर नहीं है। बस ये है कि थोड़ा सा मेहनत की ज़रूरत है आपको। करत करत अभ्यास से जलमत होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। अर्थात अगर आप कर्मतः रोज अगर मेहनत करेंगे, ठीक है, तो अगर जिस तरह रस्सी खींचने से मतलब पत्थर पर भी दाग, जैसे कि कुआं से रस्सी खींचते हैं ना जी, तो वहाँ पे देखोगे ना रस्सी का दाग पड़ा हुआ रहता है, कुआं का जो वहाँ पे एक रखा हुआ होता है, कुआं का जो कोना होता है में दाग हो जाता है, रस्सी जबकि कितना कोमल होता है। आप पढ़े होगे क्लास 2 में हम लोग पढ़े थे, क्या तो नाम था उसका, एक था बहुत जड़मत बुद्धि का था। ठीक है, तो उसको गुरु आश्रम में भेज दिया गया था पढ़ने के लिए, वो कुछ पढ़ नहीं पाता था, उसको गुरुजी बोले कि तुम कभी कुछ सीखोगे नहीं, कभी नहीं सीखोगे, क्योंकि तुम्हारा जो बुद्धि एकदम मोटा है। ठीक है, तो वो क्या, तो वो जाने लगा, लौट के घर जाने लगा, उसको याद आने लगा कि उसके उसके पिताजी कितने उसको मतलब भेजे थे गुरुकुल पढ़ने के लिए, और वो बिना विद्या ग्रहण किए हुए वापस आ रहा है। तो रास्ता में जब वो कुआं के पास बैठता है तो वहाँ पे वो दो चीज़ देखता है, एक देखता है घड़ा जहाँ रखाता है रोज वहाँ गड्ढा हो गया, जबकि जो घड़ा होता है वो मिट्टी का होता है, रस्सी बहुत पतली होती है लेकिन उससे क्या हो गया, पत्थर पर निशान हो गया है। तो उसको लगा कि जब एक रस्सी
जो क्रमशः मेहनत करने से क्या कर सकती, एक पत्थर को काट सकती है। तो अगर रोज़ मेहनत करेंगे तो क्या हम अपनी जड़मत बुद्धि को ख़त्म नहीं कर सकते हैं। वहीं से ये कहावत आया है, करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर परत निशान। ठीक है, तो थोड़ा भाषण लंबा चौड़ा हो गया, इसको उतार लीजिए अच्छे से। अब हम लोग अपवर्तनांक की बात करेंगे, जिसको इंग्लिश में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है, अर्थात मतलब कितना एंगल तक, कितना कोण तक जो है किरण वो अपने अक्ष पर झुकती है, मतलब नॉर्मल की तरफ झुकती है। ठीक है, अपवर्तनांक कहते किसको है समझते हैं। किसी माध्यम का अपवर्तनांक शून्य में प्रकाश की चाल, मतलब प्रकाश की चाल जो शून्य में होती है, और प्रकाश की चाल, ठीक है, उस वस्तु में, मतलब जिसकी बात करेंगे उसमें, उसके बीच के अनुपात को कहते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है, किसी माध्यम में अपवर्तनांक की चाल को n से डिनोट करते हैं, तो n बराबर होता है शून्य में प्रकाश की चाल बाय उस माध्यम में प्रकाश की चाल। एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने हम बना के दिखाए हैं। जैसे ये कांच है, ठीक है, कांच में प्रकाश की चाल 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, तो अगर कांच की चाल 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड है, तो उसका अपवर्तनांक अर्थात उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, इसको समझते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि प्रकाश का चाल जो है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। ठीक है, तो ऊपर लिख दिए, क्योंकि c बराबर होता है प्रकाश की चाल, तो प्रकाश की चाल लिखे। cm में हमने किसकी बात करी थी, उस माध्यम में जिसकी बात करेंगे, तो इसकी चाल कितनी है, प्रकाश की चाल है कांच में 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, तो 3 लाख बाय 2 लाख लिखे, किलोमीटर किलोमीटर पर सेकंड एक साथ लिखे, ये कट गया, ये 5 और ये 5 जीरो। ठीक है, ख़त्म हो गया, बचा 3/2, 3/2 लिखे, 3/2 को काटेंगे तो आएगा 1.5। ठीक है, तो ये जो 1.5 आया, ये आया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, जिसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको n से भी डिनोट करते हैं क्योंकि यहाँ हमने n लिखा है, बराबर कितना हो जाएगा 1.5। ठीक है, ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा। अब हम लोग देखते हैं कि अलग अलग चीज़ों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। आप सबका माध्यम यहाँ पे दिया हुआ, ये आपके एग्जाम में एक एक नंबर का पूछता है। वायु में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है अर्थात अपवर्तनांक होता है, वो 1.0003% होता है। पानी में 1.33 होता है, केरोसिन में 1.44 होता है, एल्कोहल में 1.36 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड में 1.63 होता है, बेंजीन में 1.50 होता है, बर्फ में होता है 1.31, नीलम में होता है 1.77, और सबसे ज़्यादा हीरा में अर्थात डायमंड में होता है 2.42 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आपके एग्जाम में प्रश्न ये पूछता है कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होगा, 4 ऑप्शन पूछ देगा, तो टिक कीजिएगा 2.42। आपसे दूसरा क्वेश्चन ये पूछेगा एग्जाम में कि किसका अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है, तो आपको किसका टिक करना है, फिर से हीरा का टिक करना है। आपको पूछेगा सबसे कम अपवर्तनांक किसका होता है, तो सबसे कम अपवर्तनांक होता है वायु का, तो आपको वायु को टिक करना है। क्योंकि अभी तक आप देखेंगे कि हम जब जब बात किए हैं निर्यात में या वायु में बात किए हैं कि क्या होता है प्रकाश की चाल, तो हम 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड ही लिए हैं। ठीक है, क्योंकि लमसम लगभग, ठीक है, वो जो शून्य में प्रकाश की चाल होती है उतने ही वायु में भी उसकी चाल होती है, कमता है, क्योंकि प्रकाश में बहुत सारे कण हैं। ठीक है, प्रकाश को सरफेस पे रहती है, वो रहता है आपका अंतरिक्ष से जो आता है, तो दोनों में अंतर होता है, लेकिन हम उसको 3 लाख ही मान के चलते हैं। तो सबसे कम किस में होता है, वायु में, और सबसे ज़्यादा किस में होता है, हीरा में। ये प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव में बनता है। ठीक है, उसके अलावा ये आपको क्वेश्चन पूछ देगा, एक आपको पूछ देगा, आपको ये डरने वाला बात नहीं है कि सर अपवर्तनांक तो मतलब उसका प्रकाश की चाल तो याद नहीं रहेगी कि उस माध्यम में कितना है। तो आपको जब भी प्रश्न देगा तो आपको उस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या है वो लिख के देगा साथ में, तब भी डरने वाला बात नहीं है। किलोमीटर पर सेकंड जहाँ भी रहेगा सब कट जाएगा। ठीक है, जितना जीरो रहेगा सब कट जाएगा, तो सिंपल सा भागा बचेगा। अब तुमको दो को 3 से भाग करने नहीं आता है, हम ही करते हैं। 2 का 2, एक बार में 2 लिखे, कितना बचा 1। अब यहाँ पे जब दशमलव बैठाएंगे तो यहाँ जीरो बैठाएंगे, तो 2 पचे 10, 5 बार में 10 खत्म हो गया, तो 1.5 आया। तो इतना तो भागा अबे करता होगा। ठीक है, नहीं आता हुआ तो हम करके सिखा दिए, ठीक ना।
दू का दू लिखे तो एक बचा, तो यहाँ पे दशमलव बैठाते हैं तो एगो जीरो देते हैं, तो 2×5 = 10 हो गया, 5 बार में 10 खत्म हो गया। इसी तरह से अगर कोई पूछ देगा वर्तमान किसी का, तो आप इसी तरह से बना के बता दीजिएगा। आज के क्लास में हम इसको यहीं पे रोकेंगे। अगले क्लास में आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। उसके बाद जब हम लोग फिजिक्स का न्यूमेरिकल कर लेंगे, आपका परावर्तन का, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का वर्तन, ये दोनों का हम लोग एक साथ क्या करेंगे, इसका कंप्लीट करेंगे, इसका न्यूमेरिकल। जब भी हम न्यूमेरिकल कंप्लीट करेंगे तो वो क्लास हमारा लाइव रहेगा, ठीक है। लाइव का समय जब जिस दिन क्लास ये ख़त्म होगा उसमें भी बता दिया जाएगा। साथ में आपको हम पहले ही डिस्कस करके बता देंगे कितने बजे हम लाइव आएंगे, और आप लोग लाइव में जुड़िएगा, ठीक है। अगर नहीं भी जुड़िएगा तो वो वीडियो फिर क्या होगा, आपका रिकॉर्डेड सेक्शन में रह के अपलोड हो जाएगा, लेकिन वैसे हम लाइव रहेंगे, उसमें आपके सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर दिया जाएगा, ठीक है। आज के क्लास को यहीं रोकते हैं, ठीक है। अच्छा लगा हो वीडियो तो इसको ज़रूर शेयर करें, अपने दोस्त को बताएं, और रेगुलर यहाँ पे बने रहें, आप भी पढ़ाई करें, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत, चलिए।